100 PhD रूल्स ऑफ द गेम के तीसरे पार्ट के साथ खुशामदीद। इस पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ गुड रिसर्च टॉपिक। स्टार्टिंग रिसर्च की एक अलग से वीडियो है, उसमें भी मैंने टॉपिक सिलेक्शन पे काफ़ी बात की है। वो कुछ मेरे अपने पॉइंट्स थे जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे किए, पढ़े, ऑब्जर्व किए, एक्सपीरियंस किए। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, जो रूल्स हैं, आपको पता है ये पूरी सीरीज में 100 PhD रूल्स से बात मैं कर रहा हूँ, जो कि प्रोफेसर नीव ब्रेनन के जो 2 आर्टिकल्स हैं जिसका रेफरेंस मैं हर वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दीज रूल्स बेसिकली ये हमने वहाँ से लिए हैं जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी होपफुली आपने सुन लिया होगा, कुछ बातें उसमें से आपको समझ आई होंगी। इसमें हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 में फाइंडिंग अ टॉपिक के हवाले से। तो सबसे पहले क्या रूल है जी, फाइंड अ टॉपिक रिसर्च क्वेश्चन दैट इंटरेस्ट यू। इंटरेस्ट की बात मैंने उस वीडियो में भी की थी कि आपका इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 साल आपने लगाने हैं एक टॉपिक पे, डे इन डे आउट आप इस टॉपिक पे काम करेंगे, और अगर ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप इसको एंजॉय नहीं करेंगे। रिमेंबर, ओवरलाइन जो थीम है इस पूरे 100 रूल्स का वो क्या है? एंजॉय करना रिसर्च को। अब किस किस्म की रिसर्च को आप एंजॉय करेंगे? डेफिनेटली जो आपको इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, जिसको पढ़ के आपको मजा आता है, जिसको लिख के आपको मजा आता है, जिसको बता के आपको मजा आता है। तो जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पे आप अपना टॉपिक को बेस करें, और इसके अंदर डेफिनेटली आप सुपरवाइजर के इंटरेस्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अवॉइड फैडो जो टॉपिक, सो ऐसा टॉपिक ना चूज करें जो ओल्ड फैशन हो, जिस पर पहले बहुत काम हो चुका हो, क्योंकि डिसर्टेशन में 4 से 10 साल 6 साल लगने हैं लिखने में, फिर उसके बाद 2 से 3 साल लग जाने हैं उसके छपने में, पब्लिश होने में। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 4 साल में PhD की, और उससे अगले 4 साल पे मैं पेपर्स पे काम करता रहा। मेरा एक पेपर, दुआ करें, बहुत करीब है एक लीड जर्नल में पब्लिश होने के, जो कि मेरे PhD के काम से है। तो मैं देखूं तो वो पेपर अगर आज छपता है तो 8वें साल में छपेगा। अब अगर मैं एक ऐसे टॉपिक पे काम करता जो ओल्ड फैशन होता, तो आज इतनी देर बाद जब मैं उसे छाप रहा होता तो वो बहुत मुश्किल से पब्लिश होता। तो इसीलिए थोड़े से आप रेलेवेंट टॉपिक्स पे और ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जो कि इस वक्त नॉवल आइडियाज से रिलेटेड हैं, और ऐसे टॉपिक्स हैं जो जब पब्लिश होंगे तो उस वक्त वो उसमें इंटरेस्ट जनरेट करें, और उसके बाद जनरेट करें। ये ना हो जिस टाइम पब्लिश कर रहे हो तो आपके रीडर का ये तो पहले ही बात में बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ और बहुत सारे पेपर्स में ये बात पढ़ चुका हूँ, तो अब ये मेरे लिए इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है। तो आपने फॉरवर्ड देखना है, और आपने देखना है कि आज तो आप इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, लेकिन जितने अरसे में आपने इस पे काम करना है और जितने अरसे से पब्लिकेशन में लगने हैं, उस वक्त उस रीडर को इस टॉपिक की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो इस तरह के टॉपिक्स आपने चूज करने हैं। फिर उसके बाद नंबर 32, फाइंड अ टॉपिक रिसर्च क्वेश्चन दैट मेक्स अ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर। किसी भी डॉक्टरल डिसर्टेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कंट्रीब्यूशन है। स्टार्टिंग रिसर्च वाली वीडियो में भी पिचिंग टेम्पलेट पे जब हमने बात की थी, तो उसकी जो आखिरी बॉटम लाइन थी, अगर आपको याद हो, तो वो थी कंट्रीब्यूशन। हम सारा स्ट्रक्चर्ड काम कर ही इसलिए रहे हैं, और हम ये डिसर्टेशन लिख ही इसलिए रहे हैं, और PhD इसलिए कर रहे हैं कि हमने कंट्रीब्यूट करना है लिटरेचर में। तो ये आपके जहन में होना चाहिए शुरू से ही। जो भी टॉपिक चूज करें, जो भी काम करें, आपके जहन में ये सवाल होने चाहिए कि आप प्रायर लिटरेचर में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या ऐसा काम है, कौन सा ऐसा काम है जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसको आप नए तरीके से कर रहे हैं, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, आप क्या कह रहे हैं। पहले जिन लोगों ने जो कुछ कह दिया वो तो कह दिया, आप क्या कह रहे हैं, आपका यूनिक पॉइंट क्या है, आपकी यूनिक थ्योरी क्या है, आप किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप क्या अजम्पशंस को चैलेंज कर रहे हैं, आपको नई अजम्पशंस बता रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला बता रहे हैं, कोई नया अप्रोच लेके आ रहे हैं, डी कोड कर रहे हैं उसके जो हिडन मैसेजेस हैं, जो आपके प्रोपेगेंडा अगर है तो क्या उसको आप डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं,
अगर कोई चीज़ें मिथ्स हैं तो आप क्या उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन टू दी लिटरेचर, और ऐसी कौन सी एनॉमलीज हैं, ऐसे कौन से डाउट्स हैं, ऐसे कौन सी एक्सप्लेनेशंस हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर में जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं और आप अपनी एक्सप्लेनेशंस और क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। पुट 3 ब्लॉक्स ऑन द वॉल ऑफ नॉलेज, 3 चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि टॉपिक ऐसा हो और आप ऐसी डिसर्टेशन लिखें जिससे 3 पेपर जनरेट हो जाएं। तो 3 वॉल ऑफ नॉलेज में, वॉल ऑफ नॉलेज कह लें एग्जिस्टिंग लिटरेचर, उसमें 3 इंडिया आपके नाम की भी लग जाए, 3 पर्चे आप छाप दें। तो इस तरीके से अपने टॉपिक को और अपने डिसर्टेशन को प्लान करें कि आप उसमें 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ 3 पेपर्स वो आप कंट्रीब्यूट कर पाए। अब ये जो 3 पेपर्स वाली बात है, कई यूनिवर्सिटीज़ में तो मॉडल ही यही होता है कि वो कहते हैं कि आप 3 पेपर्स लिखें और 3 पेपर्स पब्लिश करें, उसको आप इंट्रोडक्टरी चैप्टर और कंक्लूडिंग चैप्टर लिखें और वो आपका थीसिस हो गया। इसको एसेस भी कहते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं भी कर रहे तो प्लान इस तरीके से करें कि आप जब एक डिसर्टेशन लिखें तो टॉपिक को इस तरीके से आप लेके चलें कि उसमें से 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस और 3 पेपर्स निकल आए। लाइक एक चीज़ ये हो सकती है कि आप जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको सिर्फ आप उसका कंटेंट एनालिसिस करते हैं, क्या हो रहा है, किस हद तक हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं तो उसका एक्सटेंट क्या है, किस हद तक हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल या मॉडर्न वो हो रही हैं या CSR प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो चलें जी, एक पेपर एक्सटेंट पे हो गया, फिर उसके बाद क्यों हो रही हैं, वाई पे कोई एक पेपर आपने बना लिया। अच्छा, फिर हाउ, उसका प्रोसेस क्या हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उस पर एक पेपर बना लिया। तो व्हाट, वाई, हाउ तीनों चीज़ें एड्रेस हो रही हैं एक पेपर में, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, 3 पेपर आ जाएंगे। फिर 3 पेपर्स थ्योरेटिकल, थ्योरी के सेंस में भी हो सकते हैं। अच्छा, एक लिटरेचर रिव्यू का पेपर भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी कोई आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। केस स्टडी हो सकती है, 3 केस स्टडीज। तो बेसिकली आपने शुरू से ही प्लान करना है और ये कंसल्टेशन आप सुपरवाइजर के साथ कर सकते हैं कि 3 पेपर्स आपके जहन में होने चाहिए कि एट द एंड ऑफ द PhD यू शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट 3 थिंग्स टू द एग्जिस्टिंग वॉल ऑफ नॉलेज, और वो 3 पेपर्स की शक्ल में होगा। उसके बाद अक्सर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये है कि वो कंट्रीब्यूशंस को शुरू में ही बहुत बढ़ा चढ़ा के पिच करते हैं और इस हद तक अनरियलिस्टिक ले जाते हैं कि बाद में उनको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप ये समझें कि आपसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप आइंस्टाइन के लेवल की या किसी नोबेल प्राइज विनर के लेवल की कोई थ्योरी पेश करेंगे अपनी PhD में। ऑब्वियसली इस तरह के काम जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू पिच अ टॉपिक, इस तरीके से आपने पिच नहीं करना टॉपिक कि आप ये कहें कि जी मैं वो काम कर दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया और मैं एक नया टूल बना दूंगा और मैं एक नई मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो इंट्रोड्यूस कराऊंगा और मैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज का जो मसला है दुनिया को वो उस प्रैक्टिस से हल कर दूंगा। तो बेसिकली इतना आपने अपनी कंट्रीब्यूशन को मैग्नीफाई नहीं करना कि वो इतनी अनरियलिस्टिक हो जाए कि बाद में आपको डिलीवर करना पॉसिबल ना हो और आप फ्रस्ट्रेट हों और आप परेशानी का शिकार हों। तो उसको मैनेजेबल लेवल तक रखें। उसके बाद ऐसे टॉपिक में रिसर्च करें जो आपने कल पढ़ाना भी हो। ये बहुत अच्छी एडवाइस है, बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि पढ़ाते वक्त अगर आपने उस एरिया पे रिसर्च भी की हुई है तो आपके पास बेतहाशा लिटरेचर रेफरेंसेस होते हैं, आपके पास बेतहाशा एग्जांपल्स होती हैं, आपकी अपनी क्लैरिटी बहुत हो चुकी होती है उस टॉपिक के मुतालिक, तो आपकी रिसर्च आपको टीचिंग में बहुत हेल्प करती है और रेसिप्रोकल भी है, आपकी टीचिंग आपको रिसर्च में बहुत हेल्प करती है। ये बड़ी अच्छी एडवाइस है। फिर उसके बाद है जी राइट अ डिसर्टेशन प्रपोजल। टॉपिक को चूज करते वक्त और एडमिशन लेने से पहले शुरू में आप कोशिश करें कि आप डिसर्टेशन प्रपोजल लिख लें। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां एडमिशन के वक्त आपसे रिक्वायर करती हैं। ये एक पहला बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पे आपको कई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी मिलता है और उसके बाद यही डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करता है और उसमें आप पूरा एक आउटलाइन चॉक आउट करते हैं कि आपका टॉपिक क्या है और आप का लिटरेचर कौन सा है और रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह। रिसर्च डिसर्टेशन प्रपोजल पे इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो करेंगे कि इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, लेकिन टॉपिक चूज करते वक्त अगर आप पूरी आउटलाइन बनाएं और एक मिनी प्रपोजल बना लें और कम से कम वो जो पिच एंड टेम्पलेट जिस पे मैंने बात की थी वो बना लें, तो दैट इज एनफ टू
get better clarity about your topic and to communicate your ideas to others in a better way. ठीक है जी. उसके बाद write 10 research proposal. 10 proposal से क्या मुराद है? देखिए यहाँ पे आपका सुपरवाइजर, आप जब उसके पास एक काम लेके जाएंगे, एक प्रपोजल लेके जाएंगे, तो वो आपसे बहुत काम कराएगा. वो आपको थ्योरी चेंज करने का कह सकता है, वो आपको मेथडोलॉजी चेंज करने का कह सकता है, वो आपको डेटा सेट का सोचने पे कह सकता है, वो आपके क्वेश्चंस को रीड्राफ्ट करने का कह सकता है. तो जब आप एक सुपरवाइजर स्टूडेंट रिलेशनशिप में आते हैं तो सुपरवाइजर कैन कम अप विद लॉट ऑफ चेंजेस जो आपको फिर करनी पड़ती हैं. तो होता क्या है, फिर आपका वो प्रपोजल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहता है, एक और ड्राफ्ट और एक और ड्राफ्ट और एक और ड्राफ्ट. तो यहीं इसी से मुराद है कि आप एक प्रपोजल पे स्टिक ना रहें, उसके बाद उससे एक और प्रपोजल बनाएं, उसके बाद एक और प्रपोजल बनाएं और उसके बाद एक और प्रपोजल बनाएं. छोटी छोटी चेंजेस करके आपके पास प्रपोजल्स में चेंजेस आते रहेंगे. मैं इटसेल्फ अगर अपनी बात करूं तो पीएचडी के प्रपोजल को जहां से मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल में अगर मैं एग्जैक्टली काउंट करूं तो शायद मेरे भी 10 प्रपोजल्स बन ही जाएंगे, जो कि सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन में और अपनी अंडरस्टैंडिंग से फिर मैंने बनाए. तो यहाँ पे आप एक बात समझें, और आगे जाके ये रूल भी आएगा कि आपने सुपरवाइजर के साथ टेबल टेनिस खेलना है. तो ये यहाँ पर प्रोफेसर ब्रेनर ने ये टर्म यूज़ की हुई है, मैं उसको सिर्फ रीआइट्रेट कर रहा हूँ कि जिस तरह टेबल टेनिस में होता है कि आप बॉल दूसरे प्लेयर को सेंड करते हैं, तो दूसरा प्लेयर फिर उसके बाद फ़ौरन आपको वापस कर देता है, आपके कोर्ट में ले आता है, तो फिर आप उसके कोर्ट में भेजते हैं. तो इसी तरह सुपरवाइजर कुछ चीज़ें कहेगा, आपके कोर्ट में बॉल आएगी, आप उसके कोर्ट में फेंकेंगे, फिर सुपरवाइजर आपके कोर्ट में लेके आएगा. तो इस तरीके से पिंग पोंग खेलते हुए आप अपने डिसर्टेशन प्रपोजल को इम्प्रूव करेंगे और बहुत सारी अदर चीज़ों को भी इम्प्रूव करेंगे. तो 10 प्रपोजल के साथ साथ समराइज 10 आर्टिकल्स. शुरू में जो पहला टास्क नॉर्मली सुपरवाइजर्स देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो यही देते हैं कि 10 आर्टिकल्स अपने चूजन फील्ड में उसको आप समराइज करें. तो किसी भी टॉपिक की सिलेक्शन में अगर आप इब्तदाई तौर पे उस टॉपिक से रिलेटेड को 10 आर्टिकल समराइज करें, तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे आपका पढ़ने का भी एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ के समझ सकते हैं, आप समझ के लिख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, अपने अल्फाज में बता सकते हैं. तो दिस इज़ गुड प्रैक्टिस कि आप इनिशियली बहुत ज़्यादा ना पढ़ें और लिखें, बल्कि सिर्फ 10 आर्टिकल जो है वो समराइज करें. अगेन इसको अगर आप पिचिंग टेम्पलेट यूज़ करते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, इसकी मोटिवेशन देख लें, इसकी आइडिया देख लें, डेटा टूल्स देख लें, वो सारे टूल्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, तो ये और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर उसके बाद है जी अवॉइड द फ्लाउंडर फैक्टर. आप इधर उधर ना फिरें, फोकस रहें, अनप्रोडक्टिव टाइम ना गुजारें. जितना जल्दी आप डिसीजंस लेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी चॉइसेस को डिसाइड कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप रास्ते पे आ जाएंगे. तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाने का और बहुत ज़्यादा सोचने का और बहुत ज़्यादा इधर उधर फिरने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट जो एक ड्यू टाइम है उसके अंदर डिसीजंस लें और अपने आप को फोकस्ड रखें. तो ये टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से कुछ एडवाइसेस थी. मज़ीद कुछ एडवाइसेस मेरी स्टार्टिंग रिसर्च के लेक्चर में भी हैं. अगला लेक्चर उस पर हम बात करेंगे सुपरवाइज़र के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप का. अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आप मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलें, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं, सो दैट आपको मज़ीद इन लेक्चर्स में नोटिफिकेशन मिले. कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें.